नमस्कार दोस्तों, कृष्णा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे राजस्थान की भाषा एवं साहित्य। दोस्तों, यदि आपको ये टॉपिक अच्छा लगे और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। देखिएगा, आज हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वहाँ से यूँ मान लो 101% 1% पूछा जाता है। देखिएगा, भाषाओं का मानचित्र। भाषाओं का मानचित्र। दोस्तों, राजस्थान के अलग अलग भाग में हमने पढ़ा था कि अलग अलग भाषाएं बोली जाती है और इसके बारे में कहावत भी प्रचलित है। 5 कोस पर पानी बदले, 8 कोस पर वाणी और 14 कोस पर पहनावा। तो वो भाषा या जो ये कहावत है भाषाओं के बारे में, वो कहाँ तक सही साबित होती है, इसके रूप में आज अपन अध्ययन करेंगे। दोस्तों, या तो हर भाषा को आप क्षेत्र के अकॉर्डिंग याद कर लो, उनको रट लो, या फिर उसको अपन अच्छे से समझकर किस प्रकार लंबे समय तक याद कर सकते हैं। आज अपन उसी के बारे में अध्ययन करेंगे और इन सारी भाषाओं को हम मानचित्र के माध्यम से याद करने का प्रयत्न करेंगे। देखिएगा, देखिएगा दोस्तों, हम यूँ कह सकते हैं कि ये बताओ अपना क्या है, राजस्थान है। देखिएगा, राजस्थान का मानचित्र है। अब देखिएगा, राजस्थान में कौन कौन सी भाषाएं प्रमुख रूप से बोली जाती है। दोस्तों, एक चीज़ आप और ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था कि भाषाओं का जो नाम है वो हमेशा क्षेत्र के अकॉर्डिंग होता है। कैसे? जैसे कि देखिएगा, राजस्थान का जो पश्चिमी भूभाग है ये मारवाड़ कहलाता है। और बताओ, मारवाड़ में जो भाषा बोली जाएगी, बताओ क्या कहलाएगी? मारवाड़ी। तो आपसे पूछा जाए कि मारवाड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है? राजस्थान के पश्चिमी भूभाग पर क्या बोली जाती है? मारवाड़ी। आगे देखिएगा, ये गंगानगर, बीकानेर और ये जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है इसको दोस्तों थली प्रदेश कहा जाता है। और थली प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, बताओ उस भाषा का नाम क्या? थली भाषा। इसको याद कैसे रखना है? ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच का रेड क्लिप रेखा है। ठीक है, इधर से आप इधर जाओगे तो क्या आ जाएगा? पाकिस्तान। और इधर क्या है? हिंदुस्तान है। तो हम इसको इस प्रकार याद कर सकते हैं कि अपन जब एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हैं तो क्या कूदनी पड़ती है? थड़ी कूदनी पड़ती है। तो आपको हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना है तो क्या कूदनी है? थड़ी। इस प्रकार याद रखना है कि पाकिस्तान का हिंदुस्तान से जो सीमावर्ती क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? थली प्रदेश। और थली प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वो क्या कहलाती है? थली भाषा। बताओ यहाँ पर कौन सी आ गई? मारवाड़ी। अब देखिएगा, इसके नीचे दोस्तों बाड़मेर में एक भाषा बोली जाती है और उस भाषा का नाम है ढटकी। बताओ, बाड़मेर में कौन सी भाषा बोली जाएगी? ढटकी, या इसी को ढाटी भी कहा जाता है। ढटकी या ढाटी। बताओ, ये लैंग्वेज कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर में। क्षेत्र भाई अपने को इस मानचित्र से याद करना है। मारवाड़ में मारवाड़ी, गंगानगर और बीकानेर का जो पाकिस्तान का सीमावर्ती क्षेत्र है उधर थली भाषा, और बाड़मेर में बताओ कौन सी आ गई? ठटकी या ठाटी। उसके बाद में देखिएगा दोस्तों, एक नदी है जिसका नाम है लूनी नदी। लूनी नदी का उद्गम अजमेर की नागपाड़ से होता है और ये राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होते हुए, देखिएगा, लूनी नदी राजस्थान के 6 जिलों में प्रवाहित होते हुए और इधर गुजरात के, हम यूँ कह सकते हैं कि कच्छ के रण में जाकर विलीन हो जाती है। हमने ये पढ़ा है, या ज्योग्राफी में भी आप ये पढ़ते हो। तो दोस्तों, जो ये लूनी नदी है, इस लूनी नदी का देखिएगा जालोर जिले में एक जगह आती है और उस जगह का नाम है आहोर। आहोर। बताओ, आहोर कहाँ पड़ता है? जालोर में पड़ता है। आहोर जालोर से लेकर, और हम यूँ कह सकते हैं यहाँ पे एक स्थान है जिसका नाम है बाली। और दोस्तों, ये जो बाली है वो पाली जिले की तहसील है। या हम यूँ कह सकते हैं कि बाली नामक जो जगह है वो कहाँ पड़ता है? पाली में। और आहोर बताओ कहाँ पड़ता है? जालोर में। दोस्तों, इस आहोर जालोर से लेकर और बाली पाली के बीच का जो ये एरिया है, लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र, हम यूँ कह सकते हैं इसको गोडवाड़ क्षेत्र कहा जाता है। और हमने अभी पढ़ा था कि भाषा का नाम हमेशा किसके अकॉर्डिंग होता है? क्षेत्र के अकॉर्डिंग। बताओ गोडवाड़ क्षेत्र में कौन सी भाषा बोली जाएगी? गोडवाड़ी।
तो आपसे पूछे कि गोडवाड़ी भाषा कहाँ कहाँ बोली जाती है, जालोर में और पाली में, ठीक है। और लूनी नदी राजस्थान के कुल कितने जिलों में प्रवाहित होती है, 6 जिलों में। इसको आप इस ट्रिक से याद रख सकते हो, अपना बजाज, अपना बजाज। देखिएगा ऐसे आपको इसमें याद रखना होता है अजमेर। बताओ पे से क्या याद रखोगे, पाली। ना से आपको याद रखना है नागौर, बे से बाड़मेर, जा से आपको याद रखना है जालोर, और जैसे दोस्तों जैसलमेर याद नहीं रखना है, जैसे आपको याद रखना है जोधपुर, क्योंकि जोधपुर का एक क्षेत्र है बिलाड़ा, और बिलाड़ा कौन सी नदी के किनारे स्थित है, लूनी नदी के किनारे। तो दोस्तों लूनी नदी किन किन जिलों में प्रवाहित होती है उसको अपन इस आसान ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। इसी में देखिएगा एक जिला आ रहा है पाली और एक कौन सा आ रहा है जालोर। इनके बीच का जो क्षेत्र है वो गोडवाड़ क्षेत्र कहलाता है, और गोडवाड़ क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, गोडवाड़ी। क्योंकि एक बार राजस्थान पुलिस में प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस जिले में चंबल नदी प्रवाहित नहीं होती है, तो उस टाइप का प्रश्न ये भी बन सकता है जिसमें आपको ऑप्शन में मिले अजमेर, पाली, नागौर और एक राजसमंद मिल जाए, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको उत्तर क्या करना है, राजसमंद करना है। इस प्रकार देखिएगा ये अच्छा प्रश्न यहाँ से पुटअप होता है एग्जाम में। लूनी नदी 6 जिलों में प्रवाहित होती है। आगे देखिएगा उसके पश्चात हम यूं कह सकते हैं, देखिएगा यहाँ पे दोस्तों एक रियासत हुआ करती थी और वो रियासत थी देवड़ा वंश की। हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो स्वतंत्रता के समय एक रियासत थी सिरोही, और सिरोही रियासत पर जो वंश राज करके गया था उस वंश का नाम था देवड़ा राजवंश। और उन देवड़ाओं ने जिस भाषा का प्रयोग किया था, बताओ उस भाषा का नाम क्या था, देवड़ा वाटी। और इसी देवड़ा वाटी को सिरोही भाषा भी कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में कहाँ बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है। इस कारण बताओ इसे क्या कहते हैं, देवड़ा वाटी या सिरोही भाषा कहा जाता है। देखिएगा अभी तक हमने कौन कौन सी भाषाओं के बारे में पढ़ा है, थली याद कैसे रखना है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना है तो क्या कूदनी है, थली कूदनी है, थली भाषा। मारवाड़ में मारवाड़ी, बाड़मेर में ठटकी या ठाटी। आगे देखिएगा आहोर जालोर से लेके बाली पाली तक का एरिया क्या कहलाता है, गोडवाड़ क्षेत्र, और गोडवाड़ क्षेत्र की भाषा कौन सी है, गोडवाड़ी। आगे देखिएगा सिरोही पर जो राजवंश राज करके गया था उसका नाम था देवड़ा राजवंश, और देवड़ा राजवंश की जो भाषा है उसका नाम बताओ क्या है, देवड़ा वाटी। आगे देखिएगा दोस्तों राजस्थान का जो ये दक्षिणी भूभाग था, हम सभी जानते हैं यहाँ पर एक रियासत हुआ करती थी जो राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली रियासत थी, और उसका नाम था मेवाड़। और बताओ मेवाड़ में कौन सी भाषा बोली जाती है, मेवाड़ी। आगे चलकर हम एक एक भाषा के बारे में अध्ययन करेंगे, अभी आपको भाषाओं का मानचित्र याद रखना है। तो मेवाड़ में कौन सी, मेवाड़ी। और प्रॉपर उदयपुर में एक भाषा बोली जाती है और उस भाषा का नाम है धावड़ी। बताओ धावड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में उदयपुर में बोली जाती है। इसके पश्चात देखिएगा ये अपने राजस्थान के दक्षिणी 2 जिले, देखिएगा यहां पर स्थित है डूंगरपुर और डूंगरपुर के पास में बांसवाड़ा। दोस्तों डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों को मिलाकर एक संयुक्त नाम से जाना जाता है ज्योग्राफी में। डूंगरपुर और बांसवाड़ा इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है वागड़ क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा को क्या कहते हैं, वागड़ या वागड़ क्षेत्र। और हमने अभी पढ़ा था कि भाषा हमेशा किसके अकॉर्डिंग चलती है, क्षेत्र के अकॉर्डिंग। तो वागड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है बताओ उसका नाम क्या हो गया, वागड़ी, या इसी को बताओ क्या कह सकते हैं, बागड़ी। तो वागड़ी और बागड़ी भाषा कहाँ बोली जाती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। ये दोस्तों वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा इसमें अंतर क्या है, वेरी सिंपल है। यदि आपको इस प्रकार दिखा हुआ मिले ऊपर चंद्र बिंदु, जिसको हम वांगड़ कह सकते हैं, वांगड़, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, बंगड़। देखिएगा यदि आपको इस क्षेत्र में पूछा जाए अंतर सिर्फ चंद्र बिंदु का है, यदि वागड़ के ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है तो 2 जिले हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा,
ठीक है। और यदि इसके ऊपर चंद्र बिंदु लग जाती है तो ये पूरा एरिया चेंज हो जाता है। एक तो दोस्तों इसमें पूरा आता है शेखावाटी, शेखावाटी का मतलब सीकर, चूरू और झुंझुनू। इसके अलावा पाली और नागौर, शेखावाटी, पाली और नागौर, ये 5 जिले बनते हैं तो वांगड़ कहलाता है। ऊपर चंद्र बिंदु आ रही है, इससे बोलने में भी अंतर आता है, वांगड़ या बांगड़। और जिसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं है वो क्या कहलाता है, वागड़ या बागड़ क्षेत्र। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में कौन सी हो गई, वागड़ी और बागड़ी भाषा, हम यूं कह सकते हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद में देखिएगा, जब हम इधर दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की तरफ चलते हैं तो दोस्तों जो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, ये जो 4 जिले हैं इसको हाड़ौती प्रदेश कहा जाता है। और हाड़ौती प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है, बताओ उस भाषा का नाम क्या, हाड़ौती भाषा। हाड़ौती प्रदेश में बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है, हाड़ौती। उसके नीचे देखिएगा, यहीं पर सीमावर्ती क्षेत्र में एक भाषा बोली जाती है जिसका नाम है रागड़ी भाषा। यह भी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान की भाषा है। और दोस्तों हाड़ौती प्रदेश का वह भाग जो एमपी के साथ स्पर्श होता है या जो एमपी के साथ सीमा बनाता है, इसको मालवा प्रदेश कहते हैं। और ये एक प्रश्न भी आया हुआ था एलडीसी में, ठीक है, क्योंकि मालवा प्रदेश की एक गाय की नस्ल बहुत फेमस है और उसका नाम है मालवी। दोस्तों एक राजा हुआ था मालदेव, उस मालदेव राजा के नाम से इस जगह का नाम मालवा पड़ा था। देखिएगा, और मालवा क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम बताओ क्या, मालवी। मालवी मुख्य रूप से एमपी की भाषा है। मालवी मुख्य रूप से किसकी भाषा है, एमपी की। लेकिन राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में यह भाषा बोली जाती है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, इधर भीलवाड़ा में एक जगह पड़ती है और उसका नाम है शाहपुरा। बताओ शाहपुरा कहाँ स्थित है, भीलवाड़ा में। देखिएगा, इसको इस प्रकार याद रखना है। देखिएगा, जानुड़ी कहाँ मिली थी, जानुड़ी भीलवाड़ा में मिली थी। अब बताओ जिसको जानुड़ी मिल गई है वो आदमी साता है कि नहीं साता है, मारवाड़ी में कहते हैं ना ये एटीट्यूड में मतलब शा रहा है, ठीक है। तो जानुड़ी मिली, वो आदमी क्या करता है, शा रहा है। और जो शा रहा है ना अब उसकी खैर नहीं है, इस प्रकार आपको याद रखना है। जो आदमी शारता है उसकी अब खैर नहीं है, तो खैर से याद क्या रखना है, खेराड़ी। बताओ शाहपुरा भीलवाड़ा में कौन सी भाषा बोली जाती है, खेराड़ी भाषा बोली जाती है। याद ऐसे रखना है कि जो शा रहा है उसकी अब खैर नहीं है। इसके बाद में देखिएगा, इधर जो सवाई माधोपुर और टोंक के आसपास का जो एरिया है, डिगी मालपुरा वाला, वहां पर एक भाषा बोली जाती है। बताओ उसका नाम क्या है, माल खेराड़ी भाषा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, भरतपुर का जो आसपास का एरिया है उसमें एक भाषा बोली जाती है ब्रज भाषा, जो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि रही थी, हम सभी जानते हैं। और भरतपुर के आसपास का जो क्षेत्र है जो यूपी को टच होता है उसको हम ब्रज क्षेत्र कहते हैं। और ब्रज क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम बताओ क्या है, ब्रज भाषा। आगे देखिएगा दोस्तों, अलवर और भरतपुर। पहले देखिएगा ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है, भरतपुर में। इसके बाद देखिएगा, अलवर और भरतपुर में मेव जाति के मुसलमान सर्वाधिक निवास करते हैं। इस कारण दोस्तों जो अलवर और भरतपुर का एरिया है उसको मेवात क्षेत्र कहते हैं। और मेवात क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम बताओ क्या है, मेवाती भाषा। बताओ मेवाती कहां कहां बोली जाएगी, एक तो अलवर में और दूसरी बताओ कहां बोली जाएगी, भरतपुर में। क्योंकि अलवर और भरतपुर में मेव जाति के मुसलमान सर्वाधिक निवास करते हैं, इसलिए इस भाषा को बताओ क्या कहते हैं, मेवाती भाषा। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, अलवर जिले का वह क्षेत्र जो हरियाणा को टच होता है वो क्षेत्र कहलाता है राठ, या और यहाँ पर जो भाषा बोली जाती है वो कहलाती है राठी। और इस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं यादव, जिनको अहीर कहते हैं। इस कारण इसी भाषा का दूसरा नाम बताओ क्या है, अहीरवाटी, राठी या अहीरवाटी। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों, जयपुर के आसपास का जो एरिया है उसको हम ढूंढाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। और बताओ ढूंढाड़ क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या होगा, ढूंढाड़ी होगा। अब दोस्तों यदि हम इस ढूंढाड़ी भाषा को मुख्य आधार माने तो देखिएगा, जैसे आप टोंक की तरफ चलोगे अर्थात ढूंढाड़ी भाषा के दक्षिण पूर्व में, तो यहाँ पर एक राजपूतों में एक जाति निवास करती है राजावत।
और उस राजावतों द्वारा जो भाषा प्रयोग में ली गई थी वो कहलाती राजावाटी। ढूंढाड़ी के दक्षिण पूर्व में जो भाषा बोली जाती है उसका नाम क्या है? राजावाटी। आगे देखिएगा, ढूंढाड़ी के दक्षिण में एक भाषा बोली जाती है जो 84 गांवों की भाषा थी, इस कारण इस भाषा का नाम भी बताओ क्या हो गया? 84 भाषा। और दोस्तों ढूंढाड़ी का जो दक्षिण पश्चिम का भाग है इसको काठेड़ा कहते हैं, और काठेड़ा कहने के कारण इस भाषा का नाम क्या? काठियावाड़ी। काठियावाड़ी भाषा बोली जाती है। इसके बाद में देखिएगा, सीकर, चूरू और झुंझुनू का जो क्षेत्र है वो शेखावाटी प्रदेश कहलाता है, और शेखावाटी प्रदेश में बताओ कौन सी भाषा बोली जाती है? शेखावाटी। दोस्तों शेखावाटी की एक नदी जो पिछली बार जब बारिश का मौसम था, वैसे बारिश का मौसम वापस स्टार्ट हो चुका है और इस बार भी पिछले वर्ष की तुलना अच्छी बारिश होने की संभावना है। शेखावाटी की एक नदी जो 32 सालों के बाद में वापस अपने प्रवाह क्षेत्र में बही थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कांतली नदी, जिसका उद्गम सीकर जिले की खंडेला की पहाड़ियों से होता है, झुंझुनू को बराबर 2 भागों में बांटती है और चूरू और झुंझुनू की सीमा पर जाकर वो समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों एक नदी है जिसका नाम है कांतली, और उस कांतली नदी के जो आसपास का एरिया है वहां पर एक जाति निवास करती थी और उस जाति का नाम था तंवर। इस कारण इसके आसपास में जो भाषा बोली गई थी उसका नाम था तोरावाटी या तंवरावाटी। तोरावाटी या तंवरावाटी, तोरावाटी या तंवरावाटी। ये दोस्तों राजस्थान की कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जिनके बारे में एग्जाम में अच्छा प्रश्न पूछा जाता है, क्षेत्र को लेकर, या फिर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम आगे पढ़ेंगे प्रभाव को लेकर। जैसे शेखावाटी भाषा पर किस किस भाषा का प्रभाव पड़ता है? तो वेरी सिंपल है, जो भाषा आसपास में उसी का तो प्रभाव पड़ेगा। तो शेखावाटी की इधर मेन रूप से भाषा कौन सी? मारवाड़ी। तो शेखावाटी पर एक प्रभाव किसका पड़ेगा? मारवाड़ी का, और एक किसका पड़ेगा? ढूंढाड़ी का। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न भी अपन सोल्व करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको राजस्थान की भाषा नामक टॉपिक अच्छे से याद करना है तो इस मैप को आपको अच्छे से याद करना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आगे देखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लेकर और आपको इसको अच्छे से याद करना है। इसके बाद में देखिएगा दोस्तों कुछ फैक्ट है और वो आपको याद रखना है। हम सभी जानते हैं कि जो राजस्थान की जनगणना हुई थी पिछली, वो 2011 में हुई थी। इसके आगे की जनगणना अगले वर्ष अर्थात 2021 में होगी। लेकिन देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 2011 की जनगणना, दोस्तों जनगणना का मतलब होता है कि जो जितने जन हैं अर्थात जो लोग हैं उनकी बताओ क्या करनी है? गणना करनी है। लेकिन दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार ये पता लगाया गया था कि राजस्थान में कुल 73 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। 73 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितने प्रकार की भाषाएं बोली जाती है? 73 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। इसके बाद में देखिएगा जो अगला फैक्ट है और जो आपको अच्छे से याद रखना है दोस्तों, एक प्रश्न आता है कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? या फिर अभी हमने कुछ उस मैप के सहायता से जो भाषाएं पढ़ी थी वो राजस्थान के अलग अलग भूभाग की भाषाएं, जैसे मारवाड़ में मारवाड़ी हो गई, ढूंढाड़ में ढूंढाड़ी हो गई, शेखावाटी में शेखावाटी, मेवाड़ में मेवाड़ी, हाड़ौती में हाड़ौती, तो अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा। लेकिन यदि एक शेखावाटी का आदमी और एक मारवाड़ का आदमी दोनों जाते हैं कलकत्ता, तो कलकत्ता जाने के बाद में उनकी पहचान सिर्फ एक ही व्यक्ति के रूप में होगी, बोले ये राजस्थानी है, चाहे वो कोई सी भाषा बोल रहा हो, लेकिन कलकत्ता में उसको किस नाम से जानेंगे? राजस्थानी के नाम से जानेंगे। हाँ, राजस्थान में रहकर अपन उनमें विभाजन कर सकते हैं कि जो 6-6 लगा रहा है वो ढूंढाड़ी है, ठीक है, जो डब्बा एक दिन कटेगी और जोधपुरी है, ठीक है। लेकिन जब राजस्थान से बाहर जाते हैं तो सबको क्या कहलाते हैं? राजस्थानी भाषा कहलाती है। तो दोस्तों जो ये राजस्थान में अलग अलग 73 प्रकार की भाषाएं हैं ना, इन सबको मिलाकर
एक विद्वान ने सर्वप्रथम नाम दिया था राजस्थानी भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषाएं हैं उनको सबसे पहले राजस्थानी भाषा किसने कहकर पुकारा था? दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम था डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन नामक एक विद्वान हुए थे जो एक भाषाविद थे, अर्थात इनका काम ये था कि ये भाषाओं की खोज करते थे। और इनकी एक पुस्तक है, देखिएगा दोस्तों, डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की एक पुस्तक है और इनकी पुस्तक का नाम है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस शब्द का यदि अपन हिंदी में उच्चारण करें तो वेरी सिंपल है। देखो, लिंग्विस्टिक का मतलब होता है लैंग्वेज, भाषाएं। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण। यदि आपके ज्योग्राफी नामक सब्जेक्ट था ग्रेजुएशन में तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट मिलते थे और जाकर बोलो उस बिल्डिंग का सर्वे करके आओ, तो सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, ऑफ का मतलब का और इंडिया का मतलब भारतीय। ठीक है, तो इस भाषा का देखिएगा, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण। भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण या द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ये पुस्तक लिखी थी डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने और इसी पुस्तक में डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थान के जो अलग अलग भागों में 73 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है उनको एक शब्द दिया था और वो शब्द बताओ क्या था? राजस्थानी भाषा था। इसके अलावा दोस्तों एक चीज आपको यहां से और ध्यान रखनी है, ये डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था और इसी पुस्तक में किया था। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया था राजस्थानी भाषा का, वो भी डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही थे। उसके बाद में दोस्तों यहां से कुछ अच्छे प्रश्न पुटअप होते हैं। भारत का संविधान आपने पढ़ा होगा पॉलिटिकल साइंस में, और उसमें हम सभी जानते हैं कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो संविधान के निर्माण के समय कुल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन संविधान के निर्माण के समय 8 अनुसूचियां थी। तो दोस्तों 8वीं जो अनुसूची है उसमें भाषाओं का उल्लेख मिलता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची? 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची। और बताओ इस 8वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? भाषाओं का उल्लेख है। भाषाओं का उल्लेख है। अब देखिएगा, अच्छा प्रश्न यहां से बनता है पॉलिटिकल साइंस के नजरिए से कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में टोटल कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त है। संवैधानिक मान्यता का मतलब है कि भारत सरकार और भारतीय संविधान ने किन किन भाषाओं को संवैधानिक मान्यता दे रखी है कि वास्तव में ये भाषा एक अच्छे लेवल पर बोली जाती है, उसको बोलते हैं संवैधानिक भाषाएं। तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। देखिएगा 22 भाषाओं का उल्लेख हम यूं कह सकते हैं, और 22 भाषाओं को क्या मिली हुई है? संवैधानिक मान्यता मिली हुई है। 22 भाषाओं को बताओ क्या मिली हुई है? संवैधानिक मान्यता, अर्थात इनका उल्लेख संविधान में। तो फिर यहां से एक अच्छा प्रश्न बनता है कि जो अपनी राजस्थानी भाषा है क्या इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है क्या या नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजस्थानी भाषा को अभी तक कोई भी संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि हम संवैधानिक मान्यता के बारे में बात करें और वो भी स्पेशली कौन सी भाषा के बारे में? राजस्थानी भाषा के बारे में। देखिएगा, तो राजस्थानी भाषा को अभी तक संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है। हाँ, जो अपने नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल, उन्होंने इसका एक मुद्दा भी उठाया था कि राजस्थानी भाषाओं को भी या राजस्थानी भाषा को भी अब संवैधानिक मान्यता मिलनी चाहिए। तो आने वाले समय में राजस्थानी भाषा को भी
संवैधानिक मान्यता मिल सकती है। और इसको अगर संवैधानिक मान्यता मिलेगी तो ये भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में जोड़ी जाएगी? 8वीं अनुसूची में। और 23वीं भाषा होगी। अभी तक कितनी है? 22 भाषा। एक आपको कमेंट करके बताना है कि जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त थी? आपको कमेंट करके इसका उत्तर बताना है। तो दोस्तों संवैधानिक मान्यता तो प्राप्त नहीं है, तो उसके बाद में आपको क्या याद रखना है? बहुत अच्छा प्रश्न है कि क्या राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा की मान्यता प्राप्त है क्या? स्वतंत्र भाषा की मान्यता, संवैधानिक मान्यता तो प्राप्त नहीं है, स्वतंत्र भाषा की मान्यता प्राप्त है क्या? इसके बारे में आपको पता करना है। बहुत अच्छा प्रश्न है, सीधा एग्जाम में आ सकता है कि राजस्थानी भाषा को संवैधानिक भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है, क्या स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है? सबसे पहले आप ये देखो स्वतंत्र भाषा का दर्जा होता क्या है? एक ऐसी भाषा जिसके ऊपर अन्य किसी भी भाषाओं का प्रभाव नहीं हो, जिसका किसी अन्य भाषा से लेना देना नहीं हो, तो वो भाषा अपने आप में क्या है? स्वतंत्र भाषा है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है, ध्यान रखिएगा। अब स्वतंत्र भाषा की मान्यता देता कौन है? तो दोस्तों स्वतंत्र भाषा की मान्यता देती है केंद्रीय साहित्य अकादमी। केंद्रीय साहित्य अकादमी। स्वतंत्र भाषा का दर्जा बताओ कौन देती है? केंद्रीय साहित्य अकादमी। और बताओ केंद्रीय साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। और दिल्ली बताओ किसकी है? दिल्ली वालों की। ठीक है, तो 2 अच्छे प्रश्न यहाँ से बनते हैं। आप इसके बारे में एक बार वापस रिवीजन कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में कुल 73 प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, और इन 73 भाषाओं को मिलाकर राजस्थानी भाषा नामक जो शब्द है वो डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण नामक पुस्तक में दिया। राजस्थानी भाषाओं का वैज्ञानिक विश्लेषण सबसे पहले डॉक्टर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने प्रस्तुत किया था। राजस्थानी भाषा को संवैधानिक मान्यता प्राप्त नहीं है, और जिन भाषाओं को 22 भाषाओं का संवैधानिक मान्यता प्राप्त है उनका उल्लेख 8वीं अनुसूची में मिलता है, और राजस्थानी भाषा को स्वतंत्र भाषा का दर्जा प्राप्त है जो केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली ने दिया था। अब देखो भाषा और साहित्य का आपस में संबंध क्या है? यहाँ देखो साहित्य, क्योंकि साहित्य का जन्म भाषा से और भाषा का साहित्य से, दोनों आपस में जुड़ते उड़ते हैं। तो केंद्रीय आपको पता है, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान की साहित्य अकादमी कहाँ है, ठीक है, तो वो जयपुर में है, ठीक है, और केंद्रीय साहित्य अकादमी कहाँ है? दिल्ली में। इस प्रकार आप याद रखिएगा। तो दोस्तों ये भाषाओं के कुछ बेसिक को लेकर एक और वीडियो था। यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।